बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ अबूज़र मौज़म और मेरे साथ सीमल हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर हैं, क्योंकि मौसम मेरा ख्याल है बहुत अच्छा था, उनका स्टूडियो में आने का दिल ही नहीं किया। सीमल किधर हैं आप? सीमल जो है वो बारिश को एंजॉय कर रही है, क्योंकि वो ख़ास एंजॉयमेंट के सिलसिले में इस वक्त अंदर आने का दिल नहीं कर रहा था, तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बारिश को एंजॉय कर लें, हम प्रोग्राम का आगाज़ कर देते हैं। और उसमें ये है जी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो कि अगर आप देख रहे हैं बारिश के हवाले से, तो पहले हम बात करते हैं, बाकी इश्यूज़ हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बारिश बड़ी ज़बरदस्त बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। और रात गए से ये बारिश का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके बाद अभी भी जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। मानसून के हवाले से तो आपको मालूम है कि बारिशों का सिलसिला ओवरऑल पूरे मुल्क में जारी है, और कराची में बारिश भी हो रही है, और 11 तक यानी कि कल तक बारिशों के हवाले से अपडेट्स दी गई हैं कराची में। लेकिन लाहौर में, क्योंकि कल हम बात भी कर रहे थे कि लाहौर में उसके अंदर तेज़ बारिश नहीं हुई है, और 2 से 3 दिन जो थे वो उतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अब बारिश खासी तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस वक्त कहीं कहीं पर पानी खड़ा होने की इतलात भी आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि फीडर्स भी ट्रिप हुए हैं बारिश की वजह से, जो बिजली का भी तातुल हुआ है, लेकिन वो तो आपको पता है कि आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। असल मसला जो इस वक्त हमें यह है कि बारिश का निकास जो है वो कैसा रहेगा, बारिश का पानी कहीं खड़ा ना हो और शहरों की आमदरफ जो है रूटीन लाइफ में वो अफेक्ट ना हो। लेकिन इस वक्त बारिश की बात करें तो बारिश खूब तेज़ हो रही है जी, और रात गए से ये सिलसिला शुरू हुआ तो अभी तक ये जारी है। बड़ी ज़बरदस्त बारिश, बड़ी तेज़ बारिश आप देख भी सकते हैं। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश जारी है, और मैं तो इंजॉय नहीं कर पाया उतना ज़्यादा, क्योंकि फ़ौरन ऑफिस आना था, हम ऑफिस आ गए। सीमल अभी भी बाहर हैं और अभी तक अंदर आ नहीं पा रही हैं, और मेरा ख्याल है उनका दिल ही नहीं कर रहा अंदर आने को। वो बिल्कुल एंजॉयमेंट के सिलसिले में अपना टाइम जो है वो अभी स्पेंड कर रही हैं बाहर, और बारिश को एंजॉय कर रही हैं। स्टूडियो में अभी मौजूद नहीं। प्रोग्राम का अलबत्ता हम आज ज़रूर आगाज़ भी करेंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से। और मेरे ख्याल में अब सीमल जो है वो हमसे बात करने को तैयार हैं। जी सीमल, किधर रह गई हैं आप? क्या खूब एंजॉय कर रही हैं बारिश? एंजॉय करने में बहुत अच्छे बात यहाँ पर बारिश हुई है। हमको कराची वालों को देख देख के जेलस हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है बारिश भी एंजॉय। हम तो कराची वालों को देख देख के जेलस हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है बारिश भी एंजॉय करें, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो बाहर खड़ा कर दिया जी उन्होंने मुझे, जहाँ पर इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। और लाहौर में बारिश का ये सिलसिला आपको पता है सुबह से ही जारी है। नशेबी इलाकों में पानी भी जमा होना शुरू हो गया, लेकिन गर्मी का जो जोर दिन के औकात में पड़ा था वो टूटना शुरू हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी, और अबूज़र आपको भी। जी वालेकुम अस्सलाम। हमें नज़र आ रहा है कि खूब तेज़ बारिश को आप एंजॉय कर रही हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि आपका भी दिल नहीं कर रहा। आप कह रही हैं कि आपको खड़ा कर दिया गया, बेसिकली आपका अपना दिल नहीं किया अंदर आने को, और आपने कहा जी कहीं यहीं बाहर से ही जो है ना मुझे स्टार्ट ले लिया जाए, और बाकी फिर बातें तो होती रहेंगी पॉलिटिकल और दीगर बातें तो। एंड ट्रस्ट मी अबूज़र, द क्लाउड्स आर नॉट कमिंग स्लो। सुबह से ही मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है, और अभी आपको मेरा पूरा फ्रेम तो नज़र नहीं आ रहा होगा। मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी, मेरे पाँव, मेरी ऑलमोस्ट टांगे जो है वो पानी में डूबी हुई हैं, क्योंकि पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। ये आपको पता है कि प्रेडिक्शन की जा रही थी, लेकिन आपको याद होगा हमने कराची से कल जब पेपर किया था तो उन्होंने कहा था 11 सितंबर तक कराची में मूसलाधार बारिश होगी। लेकिन ये देखें बादल गरज रहे हैं। आवाज़ आ रही है आपको? जी खूब आवाज़ आ रही है, और नज़र भी आ रहा है, स्पीड भी बारिश की खासी तेज है। तो ये आप नहीं आ सके, उसके लिए इंतहाई माजरत। नहीं, मुझे माजरत आप मत करें, आप खूब एंजॉय करें, और जब आपका दिल करेगा ना, छतरी का सहारा लिए कि जब आपका दिल करेगा तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडियो में, क्योंकि हमने जो है वो तो प्रोग्राम का भी आगाज़ करना था। ऐसे मत कहें, देखें उन्होंने जी लेकिन अबूज़र आप ये देखें कि मुझे उन्होंने ज़्यादा लिबर्टी और आज़ादी नहीं दी है, वरना तो पीछे गेट है और दिल तो मेरा यही है यहाँ से भाग जाऊँ और आज सारा दिन जो है वो छुट्टी एंजॉय करूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बहुत से लोग जो हैं वो ये सोच रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, घर पे बैठे रहें या ऑफिस में जाएँ। सो पहुँच भी गए होंगे, कुछ लोग अभी इसी इंतज़ार में होंगे कि बारिश कम हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और मुझे पता है मुझे छुट्टी नहीं मिलनी, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको स्टूडियो में ज्वाइन करूँगी। जी ज़रूर कीजिए। और आपके हमें जो फ्रेम है वो भी नज़र आ रहा है कि आपके बारिश में पानी में जिस तरह से पाँव भी और आपके टांगों तक पानी आ चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बारिश का पानी जितना तेज़ है उतनी तेज़ी से निकल भी जाए। और इसके साथ साथ क्योंकि बारिशों के हवाले से हम जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू NCUC का अहम इजलास भी कल हुआ और डायरेक्शंस आ चुके हैं जी। 15 सितंबर तक
अब मज़ीद सख्ती की जाएगी, उसमें लाहौर भी शामिल है, दीगर शहर जो जहाँ पर हाई डिजीज़ रेशो आ रही है वो सारे शहर शामिल हैं। और इसकी वजह से अब ये होगा कि आपको इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ वो भी बंद हैं। और स्कूल्स के हवाले से भी अभी अपडेट्स आ चुकी हैं कि स्कूल अभी थोड़ी देर और यानी कि 15 तारीख तक बंद रहेंगे, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा स्कूल्स के हवाले से। फिर इसके साथ साथ ये भी डिसीजन लिया गया है कि आइंदा चंद दिनों में जिस तरह से मज़ीद सख्ती की जानी है वैक्सीनेशन के हवाले से, तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि 15 तारीख के बाद कुछ नरमी आ जाए। लेकिन अभी यानी कि 1 वीक और ऑलमोस्ट उसमें मज़ीद सख्ती भी होने जा रही है जी। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी मज़ीद सख्ती होने के बाद SOPs को भी इंश्योर किया जाएगा कि हम आगे बढ़ें और इसके बाद कोरोना के जो SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहें। एनीवे जी, इसके साथ साथ हम ओवरऑल और भी इश्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें आज अफ़गानिस्तान भी है। अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। कल हल्फ बर्दारी की तकरीब भी होने जा रही है अफ़गानिस्तान में। और इसके साथ साथ पाकिस्तान, ईरान, चाइना को भी इनवाइट किया गया है। फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो साहब के जो कुछ बयान थे जिससे आफ्टर इफेक्ट्स क्या पड़ सकते हैं। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि ऑब्वियसली खासी ब्रेक का शिकार थी, उसमें दोबारा से बात की जा रही है कि आखिर उसको ब्रेक लगाई किसने। बिलावल भुट्टो साहब ने तो कह दिया कि नून लीग की तरफ से और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ऐसा मामला था। असल में हकीकत अब ये दूसरी तरफ भी बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो किसी डील का शिकार हो गए हैं। ये कहाँ खासी ये बातें हमने देखी। और फिर हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कल ये भी कहा कि ना ही मुफाहमत ना मुज़ाहमत, यानी कि शहबाज शरीफ का जो बयान था कि उन्होंने कहा था कि मुफाहमत ना मुज़ाहमत, 2023 को हम चाहते हैं शफाफ इलेक्शन। उन्होंने कहा ये ना मुफाहमत है ना मुज़ाहमत है, ये दरअसल मुनाफिकत है। अब ये खासा सख्त बयान था जो उन्होंने दिया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ भी वो वाहिद शख्स हैं नून लीग से जिनसे वो बात करना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, हम अभी भी यही चाह रहे हैं कि असेंबली के अंदर से चेंज लेके आया जाए जो कि एक आइनी तरीक़ाकार है। अब ये तमाम डेवलपमेंट और इसके साथ साथ इसके साथ राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है कि हमें भी वही डील्स ऑफ़र थी जो कि अब पीपल्स पार्टी को ऑफ़र हैं। तो ये भी इश्यूज़ हैं। इसके अलावा हमने काबुल के हवाले से बात करेंगे, काबुल खासा अहम हो चुका है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और वापस आ चुकी हूँ मैं जी स्टूडियो में। और बारिश अभी भी हो रही है, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल जो हो रही है अच्छा, वो एंजॉय आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है वो हो रहा होता है। अब एक बार फिर से हमें PDM वर्सेस पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, चाहे वो जलसों में बयानात हो या मुख्तलिफ शोज़ के दौरान बयान। अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ऑपोजिशन भी एक दूसरे के ऑपोजिशन में खड़ी हो गई है। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑलरेडी ये इशू इस वक्त जो कल मुफाहमत ना मुज़ाहमत मुनाफिकत है, बिलावल भुट्टो ने ऐसा कहा है। इसमें हकीकत क्या है, ये डील की बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्यों की कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ले रही है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर 24 न्यूज़ डिजिटल सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। मौसम तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आप, लेकिन ये बताइएगा कि जो PDM के अंदर ये जो बातें और इसके बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब जो कि पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी है PDM से, उनके दरमियान जो बयानात हैं, कल जो इंपॉर्टेंस आया मुफाहमत ना मुज़ाहमत मुनाफिकत है, बिलावल साहब ने ऐसा कहा है। कैसा देखते हैं आप इस ओवरऑल डेवलपमेंट को? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो है कि मौसम जो है वो वाकई बहुत खूबसूरत है और बारिश जो है वो मुसलसल अभी तक जारी है। बहरहाल आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब के कल के बयान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से पहली मरतबा काफी अरसे के बाद उन्होंने बराह रास्त बिलावल को मुखातब करके वो इसको कहते हैं ना खरी खरी सुनाई है और इल्जाम दिया है उनके ऊपर कि जनाब आपने मुफाहमत की है, हमने तो मज़ाहमत अपनी जारी रखी है और आपने अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए, यानी अपने पार्टी के मफाद को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है या डील की है या कोई ना कोई उनसे मराहत की है। मौलाना फजलुर रहमान की का लहजा, उनके अल्फाज का चुनाव बहुत सख्त था। बिलावल काफी दिनों से ये बातें कर रहे थे लेकिन उसका जवाब जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से तो उसने खुले लफ्जों में नहीं आया था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने तो जो जुबान इस्तेमाल की है वो मेरे ख्याल से उसको आप आईना दिखाना कह लीजिए, आप उनकी तरफ से की जाने वाली कैंपेन का जवाब कह लीजिए। मेरे ख्याल से मौलाना साहब की बिटरनेस जो है वो बिल्कुल वाज़ेह थी और ये अब जो है ख़त्म होने वाली थी। वो जो एक तासुर था
कि शायद पीडीएम जो है उसमें पीपल्स पार्टी दोबारा शरीक हो जाए और एक इफेक्टिव मूवमेंट कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि अब इन पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई गुंजाइश बची है कि वो एक प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत की तहरीक चला सके। सही, लेकिन बुखारी साहब पीडीएम में भी कोई खास दमखम नजर नहीं आ रहा कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाए या मार्च लेकर जाए, क्योंकि जलसों में तो बयानात कुछ और होते हैं, फिर जब कहीं और बात हो रही होती है, कहीं और मीडिया टॉक होती है तो फिर थोड़ा पोलाइटनेस भी नजर आती है। लेकिन मौलाना का ये कहना कि पीपल्स पार्टी अगर हमारी बात मानती तो ये हुकूमत चली जाती, तो इसका मतलब सारे के सारे जो सहारा था या जिसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना थी वो पीपल्स पार्टी ही थी। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि अगर आप उसका पहला फेज देखें तहरीक का पीडीएम की, वो इफेक्टिव भी थी, हुकूमत पर भी प्रेशर था, एस्टैब्लिशमेंट पर भी प्रेशर था। लेकिन पीपल्स पार्टी के उस डिच करने के बाद जब आसिफ जरदारी की तरफ से ये बयान आया कि मियां साहब जो है वो वापस वतन आके इस तहरीक का को लीड करें, उसके बाद से बिटरनेस तो शुरू हो गई थी और बिलाखिर पीपल्स पार्टी जो है वो उसने अपने आप को इससे अलग कर दिया था। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि जो मौलाना ने कल ज़बान इस्तेमाल की है वो वाज़ेह तौर पे ये इशारा दे रही है कि उन्होंने अपनी सिंध हुकूमत बचाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से या हुकूमत से कोई ना कोई डील की है। तो जहाँ तक बाकी की पीडीएम का ताल्लुक है, देखिए इसमें 11 जमातें थी बड़ी, जो जिसको जमातें कहा जा सकता है, उसमें सिर्फ एक रद्दा हुई है। पीडीएम का प्लेटफॉर्म अभी तक इंटैक्ट मौजूद है, उसमें मेन स्ट्रीम पार्टीज 2 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जेयूआई है। जेयूआई के कराची के जलसे का हाल हम सारे देख चुके हैं। तो ये कहना है कि पीडीएम की तारीख दफन हो गई है या खत्म हो गई है या खिसक रही है, मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर इसके साथ होती तो यकीन बुखारी साहब कोई ना कोई नतीजा निकलता। इसकी वजह ये है कि वो जो कह रहे हैं कि इफेक्टिव नहीं है, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 2023 तक इंतखाबात हम साफ चाहते हैं और साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, मुफाहमत नहीं ना मुजाहमत, सिर्फ शफाफ इंतखाबात। तो बिलावल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने खुद ही 2023 तक टाइम दे दिया है, तो अब ये जो तहरीक चलाने का मकसद खत्म हो जाता है, वो ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इसकी वजाहत शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी आ चुकी है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 2023 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो तो तहरीक के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा होगी और उसके नतीजे में जो इलेक्शन होंगे उसकी बात वो कर रहे हैं, उसमें कहीं 2023 का जिक्र नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन बुखारी साहब बस अब ये बता दीजिएगा जाते जाते कि ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन है ये, और वाज़े तौर पर ये सामने है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का ना सिर्फ फ़ायदा उठाएगी बल्कि उनको इजी पास पे मिल जाता है? जब ऑपोजिशन आपस में ही लड़ रही हो, गवर्नमेंट को टफ टाइम कौन देगा? गवर्नमेंट फिर अपनी मर्जी से बिल भी पास करा लेगी, पार्लियामेंट की बात हो या बाहर बात हो, अवाम की नुमाइंदगी तो ऑपोजिशन ने करनी होती है, वो तो नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, ये हुकूमत फायदा उठाएगी नहीं बल्कि हुकूमत फायदा उठा रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप देखिए कि वो कंफर्ट जोन जो इस वक्त इमरान खान साहब को हासिल है, वो जब पीडीएम की तहरीक अपने रूज पर थी उस वक्त नहीं था, परेशानी थी। आप गुजरा के उस वक्त के बयान देख लीजिए, उनकी मुखलासें देख लीजिए, वो सब था। और अब पीपल्स पार्टी के डिच करने के बाद जैसा मैंने कहा कि सूरत हाल वो तो नहीं रही है, लेकिन ये तस्वुर कर लेना कि अपोजिशन खत्म हो गई है और अब हुकूमत की ऐश है, मेरे ख्याल से वो दुरुस्त नतीजा अखज़ करना नहीं है। ठीक है, तो बुखारी साहब अब आपको अगर इन दोनों पॉलिसीज़ पे, एक है तरीके अदम एतमाद लेके आना जो कि पीपल्स पार्टी चाह रहे हैं और पीडीएम चाहती थी इस्तीफे देना, दोनों में से ज़्यादा इफेक्टिव आपको कौन सी लगती है और जो कि पॉसिबल होनी चाहिए थी? ये जब ये 26 पॉइंट तय किए गए थे तो उसमें पीपल्स पार्टी समेत हर जमात ने ये कहा था कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव हथियार जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ इस्तीफे दे के नए इलेक्शन का तकाजा करना है एक तहरीक के जरिए। आप उठा के वो देख लीजिए, उसके अंदर सबसे बड़ा, बल्कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि बिलावल साहब ने तो ये कहा था कि ये सबसे मुहलक हथियार होगा हमारा, फिर उससे पीछे हट जाना जो है उसका मकसद आप खुद ही समझ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये तो हाल था ऑपोजिशन का भी और गवर्नमेंट का भी, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि पॉलिटिकली हलचल रहती है, वो सिनेरियो में ना एक बयान इधर से आ रहा है, एक बयान इधर से आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर कन्फ्यूजन भी पैदा कर देता है कि ऑपोजिशन अगर आपस में ही लड़ रही है तो फिर गवर्नमेंट। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे कि ओवरऑल अब पॉलिटिक्स कहाँ पर पाकिस्तान की जा रही है, तो बातें करते ही रहते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि अफगानिस्तान में चूँकि कल हल्फ बर्दारी की तकरीब है तो वो भी सीमल खासी अहम हो चुकी है, क्या कहते हैं 9/11 से फिर से आ रहा है, तो ये भी ओवरऑल बातें, ये अगले हफ्ते भी बातें चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले वो सितारे जो कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर काम करते हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, टैलेंट की कमी नहीं है, ये हम हमेशा कहते हैं। कौशल हमारे नौजवान नस्ल में कूट कूट के भरा है। वो चाहे आप साइंस की दुनिया का जिक्र कर लें, वो चाहे आप इंजीनियरिंग का जिक्र कर लें, आप चाहे म्यूज़िक का जिक्र कर लें, और एक ऐसी फील्ड जिसमें आप दुनिया भर में ना सिर्फ सॉफ्ट एम्बेसडर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बल्कि ऑब्वियसली जब आपके गाने लोग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, तो आपको खुद भी खुशी होगी। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान के एक बेहतरीन सिंगर नोमान मलिक ने, जिन्होंने ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। अमेरिका में ये अवार्ड्स ऑनलाइन मुनक़िद हुए और इसमें वोटिंग हुई जिसमें इनका तीसरा नंबर आया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। इनके साथ उनके गिटारिस्ट साइम भी मौजूद हैं। नोमान मलिक और साइम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और बहुत मुबारक है जी आपको। थैंक यू सो बड़ा मच। मुश्किल था। सबसे पहले 3500 सॉन्ग्स में आपका नजर जो है वो थर्ड इट वाज एक्चुअली द बेस्ट सॉन्ग माशाल्लाह। सिर्फ उसको द बेस्ट थिंग इज कि गाना जो मेरा थर्ड पोजीशन पे आया माशाल्लाह, आई सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन फॉर पाकिस्तान। लेकिन मेरा गाना पूरे ओवरऑल पूरी दुनिया में जॉनरा में हिप हॉप एंड R&B एंड सोल में भी फर्स्ट पोजीशन है। अरे जबरदस्त, वेरी तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और सबसे पहले जो कि म्यूज़िक अवार्ड्स है उसका एक नो हाउ लोगों कुछ नहीं है। तो बताता चलूँगा कि इट्स एक्चुअली एक पहले नेशनल राउंड होता है, अच्छा, फिर उसमें कॉन्टिनेंटल राउंड होता है, फिर ग्लोबली जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब नेशनल राउंड था तो माशाल्लाह यहाँ कोई हमारे पाकिस्तान से 18-19 लोग थे। और माशाल्लाह उसमें बहुत से कुछ बड़े आर्टिस्ट भी थे। अच्छा, सिर्फ इमर्जिंग लोग नहीं, इमर्जिंग नहीं थे, बहुत 4-5 लोग बड़े आर्टिस्ट भी थे। और मतलब मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे सीनियर्स थे, ठीक है। तो माशाल्लाह, लेकिन टफ़ कंपटीशन था, क्योंकि जब मैं नेशनल लेवल पे, जब वो पहले मुझे लगा था आसान है, लेकिन जब सामने मैंने नाम, आई वाज लाइक अच्छा। तो क्या आपको लाइव परफॉर्म करना था या ऑलरेडी कैलकुलेशन चल रही थी? ऑडियो मैंने पहले रिलीज़ की हुई थी और उनको बहुत अच्छा लगा था मेरा गाना। मतलब वो पहले सुनते हैं, फिर नॉमिनेशंस में आपका गाना पहले ठीक है, सुन ठीक के है। फिर नॉमिनेट हाँ। किया। उसमें पाकिस्तान से आपने बताया 18 लोग थे। और उसमें आप पहले नंबर पर आ गए। मैं पाकिस्तान से पहले नंबर पे हूँ, अच्छा। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे है। जी। जबरदस्त। और नहीं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैं पूरे साउथ एशिया में मैं ही था अच्छा। जो पूरे मतलब साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, Very nice, जबरदस्त, very वेरी नाइस। तो So, फिर लग रहा था आपको कि आप विन कर जाओगे पोजीशन? टफ कंपटीशन था, इट वाज एक्चुअली टफ, लाइक बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब एक टाइम पे आ रहा था Obviously, कि 3500 songs, 3500 it's a songs, huge मतलब, list. और 176 कंट्रीज से पूरी दुनिया आई हुई थी। तो एक न्यू मेरे लिए एक था एक्सपीरियंस था। और बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। तो थोड़ा सा ये बता दें कि आपने जब ये अवार्ड्स नॉमिनेट किए तो ये सब ऑनलाइन हुआ है, और ये जो आपने जो गाना भेजा था वो भी ऑनलाइन रिलीज हुआ था ऑलरेडी? मेरे माशाल्लाह 4 गाने हैं, जिसमें नज़र जो है मेरा फेवरेट गाना भी था। तो मैंने यही भेजा था उनको नॉमिनेशन। और वो भी देखिए पोजीशन भी ले गया। माशाल्लाह पोजीशन भी। क्या बात है, जबरदस्त। तो थोड़ा सा हमें हमारी एक तो मौसम की वजह से थोड़ा मौसम तो बाकी बहुत सिचुएशन बेहतर, लेकिन अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत से नशीबी इलाकों में पानी भी जमा होना शुरू हो गया, तो लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। खैर, जहमत जो है वो हम ये दुआ करते हैं कि लोगों के लिए ना बने, लेकिन आप उनकी सुबह जो है वो खुशगवार बना दें। ज़रा हमें नज़र सुना दें। अख बंद होवे भावें खुलनी, चंद सुपने हाँ बिच रहिंदी कुलनी। पंड खाबां दी बना के चाही फिरदा, तेरे दिल दे हाँ टेशणां दा कुलनी। हथ जद भी दुआ लई उठ दिला बात तेरा नाम आउंदा ए। नज़रां नूं नज़र जे आवे ते सावां नूं भी साह आउंदा ए। नज़रां नूं नज़र जे आवे ते सावां नूं भी साह आउंदा ए। हो 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 तारे अंबरां तोड़ लवा देवा जुल्फ दे विच पिरोए। चन वेख के आप हैरान होवे, चन में आया फिर होए। तारे अंबरां तोड़ लवा देवा जुल्फ दे विच पिरोए। चन वेख के आप हैरान होवे, चन में आया फिर होए।
हरे फुल दी तमन्ना तेरे जुड़े च जगह चाहुंदा ए नजरानू नजर जे आवे ते सानू भी साया आउंदा ए नजरानू नजर जे आवे ते सानू भी साया आउंदा ए। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जिस पर हम बात नहीं करते हैं, वो है जी मेंटल हेल्थ इश्यूज़। और आज चूँकि दुनिया भर में सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की अहमियत इस तरह से है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उसको इस हद तक क्यों लेके जाया जाता है कि वो सुसाइड कर लें। आप एज अ सोसाइटी उनकी हेल्प क्यों नहीं करते हैं कि वो इस हद तक ना पहुँचे कि कोई शख्स जो है वो सुसाइड कर ले। बिल्कुल, और हमारे यहाँ पर तो काउंसलर्स के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखाना एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और आपकी एंजाइटी से शुरू होकर ये मेंटल हेल्थ जब डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन तक जाती है तो अल्टीमेटली सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं कि आपको कोई और रास्ता नजर नहीं आता। क्यों नहीं देयर एंड देन इन तमाम चीज़ों को रोका जा सकता। और अल्टीमेट जो एक्सट्रीम पॉइंट है ऑफ अ डिप्रेशन, सुसाइड, उससे पहले ही इसको पकड़कर मेंटल हेल्थ के लिए काम नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा सवाल है और हमें अपने इर्द गिर्द देखना है कि कैसे लोग जो हैं वो इस डिप्रेशन में रहकर जिंदगी से चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि वो उनके साथ असल में हो क्या रहा था। सिर्फ इसके साथ ना सिर्फ ये मसला, बल्कि इसके साथ ये भी मसला है कि एक तो आप सुसाइड कर रहे हैं, दूसरी जानिब अगर कोई सुसाइड करते हुए अटेम्प्ट करे और बच जाए तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि पुलिस आती है और आपको अरेस्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और आपको एक मुलजिम बनाकर पेश किया जाता है, ना कि आपको एक ऐसा पेशेंट ट्रीट किया जाए जो कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता था। उसके ऊपर रिकन्सिलेशन होनी चाहिए कि इस लॉ को हमें किस तरह से देखना है, रिव्यू करना है, क्योंकि ये सिमल मेरे ख्याल में बहुत एक बड़ा इशू है कि अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, आप ये नहीं देख रहे कि उसने अटैम्प्ट क्यों की, आपने ये देख लिया कि उसने अटैम्प्ट की, अब उसको पकड़ लो। बिल्कुल, मुल्क में खुदकुशी की शरह में 5% इजाफा हो चुका है। कि आप ये बिलीव करते हैं कि गुज़श्ता 2 बरस में पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह 3 से बढ़कर 8% हो गई है। हर साल 10 सितंबर को खुदकुशी से बचाव का ये जो आलमी दिन मनाया जाता है, इसका मकसद ये है कि हम ना सिर्फ रियलाइज़ करें कि हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं और ख़ुद अपनी मेंटल हेल्थ को भी इवेल्यूएट कर सकें। हमारे साथ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहा साहब, आपने वक्त दिया और आपके पूरा एक्सपीरियंस और जितने हम काम की बात करें ऑन द डॉक्यूमेंट्री से लेकर लोगों की काउंसलिंग तक, आपका मेन टॉपिक भी सुसाइड के हवाले से ही है कि मेंटल हेल्थ जो एक्सट्रीम लेवल सुसाइड तक चली जाती है। क्या वजह है कि हम रास्ते में जो इतने पॉइंट्स आते हैं इन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं? तो देखिए, सबसे पहली जो इसकी वजह है वो ये है कि आगाही नहीं है इसकी अहमियत की। और एक कल्चर है जिसमें हम कहते हैं कि एक तासुब है दिल खोलने को डिस्करेज किया जाता है जी। और जब कोई बंदा कोशिश भी करता है अपनी कैफियत बयान करने की, तो उनकी या तो बात को काट दिया जाता है, या फिर उनको पागल करार दिया जाता है, या फिर एक हम कानून अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में है जिसने आपने बताया, उसकी वजह से वो खौफ ज़दा होते हैं कि अगर वो इजहार करेंगे कि उनकी तकलीफ इतनी शदीद हो गई है कि अभी ज़िंदगी लेना चाहते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सब वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर्स तो कहा ये भी कहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ तक इस एक्सट्रीम में पहुंच चुका है उसको ट्रीट किया जाए, ना कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए। जैसे कि आपने एक कानून का भी जिक्र किया, सेक्शन 325 हमारे मुल्क में है, जो कि इस तरह से है कि अगर किसी ने सुसाइड किया तो आप उसको पकड़ लेते हो, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसको बस एक मुल्ज़िम बनाकर पेश किया जाता है। इस पर भी आपने काम किया है? बिल्कुल। तो देखिए, इसमें हमारी एक तंजीम चल रही है, पाकिस्तान मेंटल कोएलिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। इसको इंशाल्लाह इसमें कोई चेंज लाए या फिर इसको हटाया जाए इस कानून को। और इसमें जो एक बहुत अहम एस्पेक्ट ये है कि आज तक कोई प्रोसिक्यूट नहीं हुआ इस लॉ के अंडर, आज तक कोई प्रोसिक्यूट नहीं हुआ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इमरजेंसी वार्ड्स पे मेडिको लीगल जब प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं तो बहुत आसान है कुछ पैसे देके आप कॉज ऑफ एडमिशन चेंज करवा लें। सही। अब उससे मसला ये होता है कि एक तो हमें वी हैव नो आइडिया, जो आपने स्टैट्स भी बोले सब एस्टिमेट्स हैं, हमें कोई असल में कोई हमें पता ही नहीं है कि हमारी किस हद तक ये मसला है इस माशरे में। तो वो मसला है। दूसरा मसला ये कि खौफ और शर्मिंदगी की वजह से खानदान वाले जो विक्टिम है उसको फिर
छुपा देते हैं, उसको तिब्बी इमदाद नहीं दिलवाते, तो वो फिर या दोबारा अटेम्प्ट करता है या फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, राइट। तो जो मुतासरीन है वो भी सफर कर रहे हैं। तो और फिर तो तीसरी बात है, पुलिस का वक्त भी जाया हो रहा है। पुलिस को और इतने सारे काम करने को हैं, उनको क्यों इस चीज में इन्वॉल्व किया जो एक मेडिकल इशू है। तो ना ये सब जो वजूहात हैं, तो इसकी वजह से हमारा तो मुकम्मल यकीन है कि या तो इस लॉ को हटाएं या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट लाएं कि अगर कोई करता है तो पहले उसकी एक साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन हो टू फाइंड आउट कि यार इसमें अगर कोई ज़हनी अमराज है उसको ट्रीट किया जाए। जिस तरह इवन मर्डर जो है, होमिसाइड, उसमें भी ये प्रोविजन है कि अगर कोई मेंटली इल है तो फिर उसके लिए अलग एक वो रास्ता होता है। तो इसमें भी कम से कम यही कर दें इसमें भी। अच्छा डॉक्टर ताहा, जैसे आपने ये जिक्र किया ना कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ये तो हम बड़ी आगे की बात कर रहे हैं। अगर हम बेसिक चीज़ पर जाएं, क्योंकि सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है, और हम बेसिकली ये बात करें कि लोग ऑप्ट क्यों करते हैं ये ऑप्शंस, व्हाट आर द रीजंस जो उनको इंस्टिगेट करती हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने में। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं गुर्बत अफलास के वाक़यात तो बहुत सामने आते हैं कि माँ बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी, माँ ने बच्चों को भी जहर दिया, खुद भी खाया, मर गई, बाप ने ये कर दिया। ये तो बड़ी ऑब्वियस रीजंस हैं, बट देयर आर अदर रीजंस एज वेल जो हमारे यंग लॉट, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, दो मेन अगर मैं सिंप्लीफाई करूं उसमें, एक है अगर हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, राइट, जिस तरह जो गुर्बत की वजह से जो केसेस हो रहे हैं, तो वो एक बहुत मेजर रीज़न है जिसके से लोग ज़हनी दबाव का में शिकार होते हैं और फिर एक खुदकुशी की तरफ ऑप्शन लेते हैं। फिर दूसरा एस्पेक्ट है जो तिब्का जिसकी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो भी रही है उनमें भी हो रही है। अच्छा, उनमें क्यों हो रही है? उनमें इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ अब चेंज हो गई हैं। अब रिसर्च ने दिखाया कि खुशगवार ताल्लुकात खुशी की बुनियाद है, लेकिन अब हमारा जो एक रुझान हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मटीरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से बच्चे बहुत प्रेशर में आ रहे हैं, और उस प्रेशर की वजह से वो अपनी प्रायोरिटीज को मिस कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग अपने ताल्लुकात में, अपने आसपास में, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में, वो क्या कहते हैं एक बेहतर जॉब की, पोजीशन की, पैसे के उसमें लगे हुए हैं, उसके सब में प्रेशर पड़ रहा है, और फिर एक पॉइंट आता है उनकी जिंदगी में, वो रियलाइज करते हैं इसमें तो मुझे खुशी नहीं मिल रही और मैं ताल्लुकात सारे अपने बर्बाद कर दिए हैं इस रास्ते की वजह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये वेस्ट में बहुत बड़ा एक ये मसला चल रहा है, और अब हम वहीं से इंपोर्ट करके अपने अवाम में भी ये स्प्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी ये अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल। बिल्कुल सही आपने कहा था। आपने वेस्ट का जिक्र किया, मेरे माइंड में जापान की एग्जांपल आ गई कि चंद साल पहले तक जापान वो मुल्क था जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेशियो थी अटेम्प्ट्स की, और अभी भी है देखें, और वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट है। स्वीडन, नॉर्वे, ये सब एरियाज। बट एक और एस्पेक्ट ये भी है कि हमारे एरियाज में रिपोर्टिंग ही नहीं होती, कोई आइडिया नहीं कि हमें पता नहीं कि हमारा शायद ज्यादा ना हो, लेकिन जो है असल वो यही है कि जो रिचेस्ट ममालिक हैं वहाँ सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मटेरियल प्रोग्रेस के चक्कर में वो शायद बुनियादी जरूरत जो है जिंदगी की, जो खुशगवार जिंदगी, वो भूल गए। तो ये एक एस्पेक्ट है। तो इसके अलावा एक और इशू भी तो है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिकली आपके अंदर डिप्रेशन, आप बहुत अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, लोग डिप्रेशन में एक हद तक भी चले जाते हैं। इस पर भी काम करें क्योंकि डिप्रेशन भी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त फैल चुका है। लेकिन 90% सुसाइड केसेस मेंटल इलनेस की वजह से होते हैं, जिसमें डिप्रेशन सबसे कॉमन होता है। सही। अब उसमें देखिए बुनियादी इशू यही है कि डिप्रेशन क्यों होता है, राइट। जब आपको मसलन कि अगर आपको कोई चोट लगे जिस्म पे तो आपको तकलीफ होती है ताकि आपको पता चले कोई मसला है। उसी तरह जब डिप्रेशन एक निशानी होती है कि अंदर कोई मसला है, हमारी कोई नीड्स पूरी नहीं हो रही, हमारे शायद इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही, हमारे पास खुशगवार ताल्लुकात नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें बरकत नहीं है, उसकी वजह से हमारे अंदर ये कि वो हमारा ज़मीर हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो बहुत सारी वजूहात की वजह से हमारे अंदर ये तकलीफ पैदा होती है। जब हम उस तकलीफ पे तवज्जो नहीं देते, उसको हम नशावार चीज़ों के जरिए या गुस्से के जरिए उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तो वो और बढ़ती जाती है और फिर एक नई मर्ज में तब्दील होती है। बिल्कुल सही। जब हम उस तकलीफ का इजहार करते हैं, किसी से इजहार करते हैं, जो बेसिकली मेंटल जो साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट करवाते हैं या फिर किसी दोस्त से, तो फिर वो तकलीफ कम होती है और फिर हम दोबारा बैलेंस की तरफ जाते हैं। तो वेरी सिंपली ये बेसिकली उसका सिस्टम होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि बचपन से ही हमें काउंसलिंग्स की ज़रूरत है? ये जो आप मटेरियलिस्टिक की बात कर रहे हैं, या जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो गई, या जो गुर्बत अफलास, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लोग खुदकुशी करते हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो इसमें भी फॉल करता है कि आप अपने घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए भी ये अटेम्प्ट्स करते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को फेलियर कंसीडर करते हैं किसी भी चीज़ में, उसकी वजह से भी आप ये अटेम्प्ट करते हैं।
हैं, तो ये पूरी चीज़ें केटर करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होने की बड़ी ज़रूरत है। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे स्कूल्स लेवल पर, हमारे बेसिक लेवल पर आपको काउंसलिंग फराहम की जाए, आपकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो शुरू से शुरू हो जाए। ऑल्सो साइकेट्रिस्ट के पास जाना या एंटी डिप्रेसेंट्स लेना अगर वो रिकमेंड कर रहे हैं तो इतना बड़ा टैबू ना बनाया जाए, इसको पूरा एक तमाशा ना लगाया जाए कि ओहो ये तो पागल है, ये तो पागलपन की दवाइयां खाता है। तो देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस हद तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। और जो हमारी ज़हनी सेहत की बुनियाद होती है वो होती है हमारा घराना, हमारे वालिदैन के साथ ताल्लुक। बिल्कुल, हमारे वालिदैन आपकी मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हैं, जिस तरह की आपकी तरबियत होती है, जिस तरह की आपकी नशोनुमा होती है, और उस पे हमें काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर सिर्फ हम अपने घरानों को सेहतमंद बना दें तो ये मसले सब खत्म हो जाएंगे। हमें और हाँ, ये नामुमकिन है कि हम सब घरानों को इस तरह बना पाए, तो फिर जिन घरानों में इस तरह के फिर मसले हैं और फिर बच्चों पे ये प्रेशर्स हैं, तो स्कूल्स में ये फिर प्रोग्राम्स इंटीग्रेट हों, इस पे अवेयरनेस हो, इस पे स्क्रीनिंग हो, और उस लेवल पे बेसिक सपोर्ट हो, और ताकि फिर वो उस नौयत तक पहुंचे ही ना कि उनको दवाइयों की और उसकी जरूरत पड़े। बिल्कुल सही आपने कहा। ताहा, तो आज चूंकि प्रिवेंशन डे है, हम चाहते हैं कि आपके थ्रू भी एक मैसेज जाए, वो लोग जो कि देख रहे हैं और किसी ना किसी तरह किसी मेंटल डिप्रेशन या डिसऑर्डर का शिकार हैं, अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, किससे रब्ता करें, किससे मिलें और अपने आप को एंजाइटी को दूर करें और इस हद तक ना जाएं और हम एज ए सोसाइटी मिलकर इन लोगों को बचाएं। देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं और अगर आप किसी टेंशन में मुब्तला हैं और अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है जिससे आप अपना दिल खोल के इजहार कर पाएं, तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0316 तस्कीन पे, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीफोनिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपके आसपास जो लोग हैं जो आप जिनमें आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे जाके दिल खोलें और चीजें अंदर ना रखें। इंसान मकसद नहीं है कि हमारा मकसद है हम शेयर करें, कनेक्ट करें और इजहार करें, और वो उसी से खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी आप गुजार पाएं। बिल्कुल, हर चीज़ का हल है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो अल्लाह ताला का वादा है। और यही अगर आपका ईमान होगा तो इन तमाम चीज़ों से, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ये सॉर्ट्स हो, आप बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर ताहा, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है अबूज़र, कि आपको कुछ भी फील हो रहा है, आप किसी एक से ज़रूर शेयर कर लीजिए, कोई ना कोई हल, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर। और इसके साथ साथ एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि और कहा गया कि एक गाइड किया गया कि आप अगर अपने किसी फैमिली मेंबर, दोस्त को देखें कि 2 हफ्ते से मुतवातर उसके रवैये में कुछ चेंज है, तो प्लीज़ जरूर उससे बात करें समझें और उसके लिए किसी का रब्ता जरूर करवाएं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। एक बहस जो हम कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिसके ऊपर बात भी हो रही है, वो है यकसा निज़ाम तालीम। क्लियरली डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं लोग भी, सोसाइटी भी, इन अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि ये यकसा निज़ाम तालीम अगर हो चुका है तो इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें ख़राब हैं जो चेंज होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इसका बड़ा क्रेडिट ले रही है कि एक बहुत बड़ा स्टेप, बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने ले लिया है, लेकिन क्या गवर्नमेंट तैयार है कि जो फ्लॉज इसमें सामने आए हैं या जो फॉल्ट सामने आए हैं उनको एक्सेप्ट करें और उनको बेहतर करें? बिल्कुल, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है वो भी ज़रूरी होता है ताकि चीज़ आगे से बेहतर हो जाए। इस पर हमने देखा भी है, गवर्नमेंट इस पर तैयार उतनी नज़र नहीं आ रही है, उसको डिफेंड कर रही है। हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस आज करना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें क्या इश्यूज़ हैं, पॉजिटिविटीज़ क्या हैं, नेगेटिविटीज़ क्या हैं, किस तरह से प्राइमरी स्कूल तक जो कोर्स बदला है उससे क्या अफेक्ट आ सकते हैं, मदरसा, प्राइवेट और उर्दू मीडियम स्कूल जो थे, इनको कैसे आपने मिलाया है, किस तरह से आपने यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए हैं, कॉमन ग्राउंड है वो कहाँ ढूंढी है, कॉमन ग्राउंड क्या है। तो हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ये है क्या और कैसे स्कूल्स प्राइवेट इसको देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट सर्विंग स्कूल एसोसिएशन मियां रज़ा और रहमान साहब मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे हम जानते हैं ओवरऑल इस करिकुलम के हवाले से। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, ये जो नेशनल करिकुलम सेम बनाने की बात की गई थी, ऐसे लग रहा है कि वो बना तो दिया गया, लेकिन उस पर सब एक पेज पर अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न है। आप बताइएगा कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया और अबूज़र और मिस आपका बहुत शुक्रिया। सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 जो नेशनल करिकुलम हमारा 2006 का था, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था। देखिए, जो 16-17 साल का जो अरसा गुजरा, इसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड नहीं की गई थी जो वक्त और ज़माने के लिहाज से चेंज हो गई थी। अब जो ये सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 बना है,
इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी इसमें ऐड की गई हैं। जैसे कि मैं चंद एक की मिसाल देना चाहता हूँ। कुरान करीम का तर्जमा इसमें डाला गया है, कायद और अल्लामा इकबाल साहब के अफकार इसमें डाले गए हैं। नेशनल पॉलिसीज के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ और नेशनल जो हमारे कंसर्न्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके साथ अलाइन किया गया है। इसी तरह इसको अलाइन किया गया है इंटरनेशनल जो हमारा कमिटमेंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, उसके साथ भी इसको अलाइन किया गया है। 21st सेंचुरी की स्किल्स इसके अंदर ऐड की गई हैं। इसके अंदर असेसमेंट सिस्टम जो लेटेस्ट दुनिया जो राइज कर रही है, जो पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है, वो इसके अंदर राइज किया गया है। टीचर्स ट्रेनिंग इसके अंदर डाली गई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छा एक करिकुलम बनाया गया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बच्चे की हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा अहम रोल प्ले किया गया है और बहुत सारी चीजों को उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड के जरिए बच्चों के साथ, बच्चों के ब्रेन में, माइंड में, बच्चों की परसेप्शन में डालने की जो एक प्लानिंग दी गई है, वो वाकई काबिल तारीफ है। ओवरऑल देखा जाए इंटरनेशनल करिकुलम एक बहुत अच्छा स्टेप है और एक कामयाब स्टेप हो सकता है अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को पॉजिटिव अंदाज में करने की कोशिश की जाए। हमारे जो जी मैडम, हमारे जो कंसर्न्स हैं या जो एक एजुकेशनिस्ट के कंसर्न्स हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर हैं। जैसे कि मैं समझता हूं कि इसमें अगर फर्ज करें कोई चीज ऐसी है जो नुकसानदेह है, तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों को है। जैसा मैं आप चंद एग्जांपल्स देना चाहूंगा कि इन्होंने मैथमेटिक्स जो पहले गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाता था, उसको इंग्लिश में कर दिया है। अब एक बच्चा जो क्लास 3 का है या 4 का है या 2 का है, जिस बच्चे ने पहले 3 क्लास तक मैथ्स उर्दू में पढ़ा है, वो 4 क्लास में इंग्लिश में कैसे फौरी तौर पे पढ़ लेगा? अगर वो पढ़ सकता है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप उन्हें पढ़ा के दिखाएं। इस तरह तो बच्चे का नुकसान है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल में मास्टर तैलूम जो है, सोशल स्टडीज जो है, पहले इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी, अब उसको उर्दू में कर दिया गया। अब एकदम से बच्चे के लिए उसको उर्दू में लेके आना और उर्दू में समझना, उर्दू के मुताबिक करना, ये एक मुश्किल काम हो जाएगा। फिर आप कहते हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्शनल लर्निंग होनी चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए। फिर आप वो रिजल्ट भी ले सकेंगे जिन रिजल्ट्स के बारे में जिसके ऊपर ये बेस करता हुआ सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया गया है। इसलिए चंद चीजों को देखना चाहिए, नोट करना चाहिए। आपने ये जो लैंग्वेज का जिक्र किया ना, इंग्लिश वालों को उर्दू पर ले आए और उर्दू वालों को एक डायरेक्टली एकदम से इंग्लिश पे ले आए, और अब जब बहस छिड़ गई है तो ये कहा जा रहा है कि जब अगला कोर्स आएगा जिसमें 6 से 8 तक को कैटर किया जाएगा, उसमें हम इंग्लिश में चले जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन बच्चों का फ्यूचर जो है उस पर बड़ा सवालिया निशान लगा सकते हैं। लेकिन क्या इस पर बात हो सकी है कि अगर यही बुक्स ट्रांसलेशन के साथ जिसको जो लैंग्वेज फिजिबल लगती है ऑप्शन के तौर पर दी जाए कि कंटेंट यही हो, उसके ऊपर एक अलग बहस है कि कंटेंट क्या होना चाहिए क्या नहीं, लेकिन अगर कंटेंट यही हो और अगर आप इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं या उर्दू में पढ़ाना चाहें, ये आपकी चॉइस हो, ये ज्यादा फिजिबल नहीं होगा? सीमल, वैसे तो मैं तमाम एंकर्स को हमेशा एजुकेटर्स कहता हूं और वो जो कि लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, तो मुझे आपका कितना अच्छा आइडिया है। देखें कि आप इस चीज को समझती हैं कि अगर हम इसको बायो लैंग्वेज में दे दें और जो स्कूल जो बच्चे जैसे जिस लैंग्वेज में करना चाहें, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और यही बार बार गुजारिश की जा रही है। एक्चुअली मैं इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि देखें, डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स के बच्चे होते हैं, इसी तरह डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स के पेरेंट्स भी होते हैं, और इसी तरह टीचर्स की भी कह लीजिए क्या उसको कैटेगराइज करें तो उनकी भी स्ट्रीम लाइन्स डिफरेंट बनती हैं। अगर इनको बहुत कम भी आप कैटेगराइज करें तो वो 3 बनती हैं। एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश में घर में बोलते हैं और बच्चे को वो इंग्लिश में बहुत पहले ही करवा देते हैं। एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखाना शुरू कर देते हैं। अब वो डालती है ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को जो स्कूल बच्चे को बड़ा एडवांस स्टडीज करवाता है। एक वो स्ट्रीम लाइन है जो पेरेंट्स मिडिल क्लास हैं, वो मिडिल क्लास पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, खुद वो बिजी रहते हैं। अब उन्होंने जिन स्कूल्स के ऊपर डिपेंड किया हुआ है, वो स्कूल उनको एक दरमियाने दर्जे की तालीम देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की स्ट्रीम लाइन्स है। जी बिल्कुल सही आपने कहा है रजा साहब, और यही इशू है। इसका आइडिया तो अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है कि इम्प्लीमेंटेशन आपने कैसे की और कैसे सबको आपने इंक्लूड किया। आपका शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है कि इसमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर सिमल क्या स्टैंडर्ड कम तो नहीं हुआ है, और ये जो इंग्लिश उर्दू के अंदर बच्चे को कन्फ्यूज़ कर देंगे, पेरेंट्स भी कन्फ्यूज, टीचर्स भी कन्फ्यूज। ये सवाल गवर्नमेंट सेक्टर से भी पूछने चाहिए, और जो पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया है कि हम यकसा निज़ाम तालीम जो है वो राइज नहीं करेंगे, इस पर भी हम डिबेट करेंगे। हमें PTI से ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर ज़रका ने, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका। और हमें सेनेटर शर्मिला फारूकी ने भी ज्वाइन किया है, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया यकसा निज़ाम तालीम। डॉक्टर ज़रका, आपकी तरफ तो आएंगे हम। शर्मिला जी, ये कहिएगा कि अभी जो सिचुएशन है जिसपे आपने कल एक ट्वीट भी किया, एतराज़ उठाया, ये जो सिंगल करिकुलम आया है, क्या एतराज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, क्यों रिजेक्ट किया इन्होंने?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे जो अहम बात इस वक्त करने वाली है वो ये है कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम से किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन उस सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर जो कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी सन के वज़ीर तालीम और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर उठाए गए हैं, लेकिन आज तक उनको एड्रेस नहीं किया गया। जी अच्छा देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो पीटीआई का मैनिफेस्टो तो हो सकता है, लेकिन वो किसी दूसरी जमात का मैनिफेस्टो नहीं है। जी हम हमेशा बात करते हैं कि तालीम का मयार जो है वो बेहतर होना चाहिए। जो तालीम का मयार प्राइवेट सेक्टर स्कूल से और कॉलेजेस के अंदर होता है वो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर नहीं पाया जाता। इसलिए लोग तरजीह देते हैं, जो साहिब हैसियत होते हैं, कि वो प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अगर आप अचानक से ये कहेंगे कि जी हम पूरे मुल्क के अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम इम्पोज कर रहे हैं, और आप मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो मीडियम्स हैं, जिस तरह ओ लेवल्स है, मेट्रिकुलेशन बोर्ड्स हैं, और मुख्तलिफ जो इस किस्म के जो सिस्टम्स चल रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे बगैर इसको नाफिज करेंगे तो होगा यही कि जिस तरीके से आज एचएसएम कॉलेज ने आउटराइटली सिंगल नेशनल करिकुलम को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इशू ये आता है कि देखें मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ इशूज़ चल रहे हैं। एक सामने एक चीज़ आई थी कि बताइए कि 2018 के अंदर इमरान खान साहब ने किस किस्म की जो है तब्दीलियाँ जो हैं वो मुल्क के अंदर वो लेकर आई। अब क्या ये सिंगल नेशनल शर्मिला साहिबा, के अंदर होना चाहिए था? आपकी बात ठीक है कि अंदर से कंटेंट की आप बात कर रहे हैं, कंटेंट क्या है वो तो उस पर तो बहस हम कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके अलावा एक और बड़ा इशू है कि इंग्लिश और उर्दू में जो कन्फ्यूजन करार दे दी गई है। मतलब प्राइवेट स्कूल्स को एकदम से कह दिया कि उर्दू में आ जाएं बच्चे 1 से 3 तक, और जो सरकारी हैं उन्हें कहा गया आप अचानक से अब इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें। ये एक बेसिक इशू है जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर ज़रका साहिबा से भी थोड़ी बात कर लें इस पर, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेंगी। मैं इसी पे आ रही थी जी कि अगर आपने अंग्रेजी पढ़ानी, अच्छी बात है कि आपको लैंग्वेजेस पढ़ानी चाहिए, और अंग्रेजी क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लेकिन अचानक से आप एक स्कूल को जो उर्दू मीडियम है आप कहें कि जी चलें आप अचानक से बच्चों को पढ़ाना अंग्रेजी शुरू कर दें। जो बच्चे सतत 3री जमात में पढ़ रहे हैं या 4थी जमात में पढ़ रहे हैं, दूसरी जमात में, वो किस तरीके से चीज शुरू करेंगे? बिल्कुल सही। ठीक है, अब यही सवाल हम डॉक्टर ज़रका के पास लेके जाएंगे। शर्मिला जी हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर ज़रका, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये कंसर्न अभी हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट मौजूद थे, उन्होंने भी रेस किया, प्राइवेट सेक्टर से भी सामने आ रहा है, लोग और पेरेंट्स भी इस पर सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा क्या कहेंगी आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सीमल आपका। मैं उनको भी सुन रही थी और शर्मिला साहिबा को भी सुन रही थी, और बड़े देखिए जी बहुत इम्पोर्टेंट है, 22 करोड़ की आवाम है, 60% हमारा बिलो द एज ऑफ 30 है, हमें सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके चलना है। और मुझे ये लगता है कि ये सारे इश्यूज जो हैं इनमें बहुत से मसाइल इस वजह से भी आए कि शायद इसका जो लॉन्च था सिंगल नेशनल करिकुलम का, कोविड की वजह से वो उसमें उस तरह से लोगों में अवेयरनेस नहीं दी गई जिस तरह से दी जानी चाहिए थी, या जिस तरह से लोग चाहते थे। तो ये एक इशू है, क्योंकि अदरवाइज सिंगल नेशनल करिकुलम तो जब गवर्नमेंट आई थी जब से हमारा प्लान था, और इसमें मैनिफेस्टो की बात नहीं है। देखिए हम एक कौम है, पाकिस्तान ने जिस तरह का टेररिज्म देखा है, हमारे ही लोग हमारे खिलाफ अपने ही लोगों को मारते हैं, अपने ही लोगों के ऊपर। आपने देखा सवात में क्या हुआ, साउथ पंजाब में अभी तक आपके गैंग्स चल रहे हैं। तो ये बातें तभी ठीक होंगी जब, और आप ये भी जानते हैं कि हमारी इखलाकी इकदार इस कदर गिर चुकी हैं, करप्शन, झूठ, ये सब चीजें, ये सारी बीमारियां जो सोसाइटी में हैं ये घर से शुरू होती हैं, स्कूल से शुरू होती हैं, और वो कौम बढ़ के आगे निकलती है जिसको एक बात समझाई जाए, एक बात बताई जाए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो शर्मिला साहिबा ने बातें की मैं उनका जरूर करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि प्राइवेट स्कूल्स की बात हुई कि जी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन तो पाकिस्तान में अब आप देख लें कि पिछले 20-30 सालों में इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुए हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस तो वहीं पे हैं। इन्होंने कहा कि प्राइवेट की एजुकेशन का लेवल बेहतर होता है।
तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बने हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन एक जनरल बात करूंगी कि उनमें पैसे बनाने का उनसर है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन गिरा है, बढ़ा नहीं है, बहुत से हिस्सों में, सबकी बात नहीं। और मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि बाहर आप इंग्लैंड, अमेरिका चले जाएं, वहां पे पब्लिक स्कूल्स यानी जो हुकूमत के स्कूल हैं उनको लोग प्रेफर करते हैं, वहाँ एजुकेशन अच्छी होती है। सो ये बात मतलब ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं इस पे बात यही करना चाहती हूँ। दूसरी बात ये कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, इस पे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, और अगर इसमें कोई कोताही है तो उसको हमें एड्रेस करना चाहिए, और जो सबका फीडबैक है वो लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है अब लिया भी जा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबने मिलके आगे चलते। अच्छा जी, जहाँ रही ओ लेवल्स की बात, ओ लेवल्स का इशू ये है कि हम लाखों पाउंड हर साल ब्रिटेन भेजते हैं, हमें क्या जरूरत है? हमें जो सब्जेक्ट हमारे स्मार्ट लोग, डॉक्टर ज़रका, आई विल नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट। ये पर्सनल चॉइस होती है कि आपने ओ लेवल्स करना है, आपने मैट्रिकुलेशन करनी है। कंप्लीट, आई विल लेट यू स्पीक व्हेन दे आस्क यू, प्लीज लेट मी कंप्लीट, दीस आर माय व्यूज, आई हैव अ राइट टू स्पीक देम। अग्री। तो ओ लेवल्स में जो सब्जेक्ट जिस तरह से पढ़ाए जाते हैं, आप अपने मैट्रिक के लेवल को उस पे लेके जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आपका अगर अपना निज़ाम तालीम अच्छे स्टैंडर्ड का होगा तो बहुत से लोग ओ लेवल की तरफ जाएंगे ही नहीं। आप अपने निज़ाम तालीम को इम्प्रूव करें। अच्छा, आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, वो जो इन्होंने अभी HSN की बात की और इंग्लिश टू उर्दू की, तो HSN और बाकी स्कूल्स के हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने, जहां तक मुझे पता है, उन्होंने चॉइस दी है स्कूल्स को कि आप वो सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की डिफरेंट किताबें हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि इस साल 2021 सितंबर से अगस्त से क्लास 1 to 5 है, अगले साल के जो एकेडमिक ईयर होगा 22-23 में, उसमें 5, तो ये स्टेप वाइज तो है, ठीक है, लेकिन इसको फर्दर इम्प्रूव करना चाहिए, और इसमें फर्दर ट्रेनिंग, और अचानक कुछ नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद इट। ठीक है डॉक्टर साहबा, अब आपने अंग्रेजी की बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कौम अपनी जबान में सोच नहीं सकती ना, वो तरक्की नहीं करती। उर्दू टू इंग्लिश की बात आपने की है, प्लीज मेरी गुजारिश खत्म करने दे मुझे। मैं खुद एक कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, मेरी इंग्लिश वाज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस जो मैंने स्कूल में पढ़ी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इंग्लिश आप सीख लेते हैं, उर्दू जबान हमारी शनाख्त है। अगर आपने अपनी शनाख्त, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन आपका पॉइंट और आपकी तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो गई और सामने आ भी गई। शर्मिला साहिबा, आपकी तरफ आएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सारी कॉन्वर्सेशन सुनी डॉक्टर साहबा की। देखिए, आज भी पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो अंग्रेजी है। जितनी कम्युनिकेशन होती हैं आज भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल या मुख्तलिफ महकमात से, वो अंग्रेजी के अंदर ही। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हाँ, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आज पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स गुजर गए हैं, लेकिन आज भी वही हम उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सके फॉर कम्युनिकेशन। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अगर आप HSN को ये प्रेफरेंस दे रहे हैं और ये दे रहे हैं ये ऑप्शन, शर्मिला फारूकी साहब, सिर्फ HSN नहीं है, और भी कुछ स्कूल्स हैं उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। HSN का नाम जरा ज्यादा आ गया, बाकी स्कूल्स भी हैं। मेरा तो फिर सवाल ये रह गया ना, तो फिर जो यकसा निसाब तो नहीं हुआ ना जी। तो इस तरीके से अगर आपने चॉइस ही देनी, तो अभी भी तो चॉइस ही चल रही है, और ये देखें, आई एम सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ज़रका साहिबा, ये बड़ी रिग्रेसिव सोच है कि अगर आप अपनी कौमी ज़बान के अंदर नहीं लिख सकते या पढ़ सकते, तो आप जो है तरक्की नहीं करेंगे। आपके बच्चों ने इंटरनेशनली भी कम्पीट करना है, कुछ लोग बाहर नौकरियां ढूंढने जाते हैं, कुछ लोग आला तालीम के लिए बाहर जाते हैं। जी। क्या वो सिर्फ उर्दू पढ़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते, उनको अंग्रेजी भी पढ़नी है। देखिए, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको नहीं डील किया गया। अपने मैनिफेस्टो को इम्पोज करने के लिए एक लॉन्च कर दी गई है, लेकिन उसके पीछे जो वर्किंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जो कंटेंट के ऊपर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपने क्वालिटी तालीम देनी है अपने बच्चों को। अगेन मैं इसको एम्फसाइज करूंगी, कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट अ सिंगल नेशनल करिकुलम। यकसा निजाम से बेहतर कंटेंट है कि आप अपने बच्चों को
ये सिखाएं कि रिलीजियस टॉलरेंस क्या है, खवातीन की इज्जत कैसे करनी है, माँ बहन बेटियों की। आप बताएं कि एक स्ट्रेंजर का टच जो है। शर्मिला साहब, वैसे ये सब कुछ शामिल किया गया है, ये क्लेम करी गवर्नमेंट, और कुछ बुक्स के हमने पेजेस देखे हैं उसमें ये सब कुछ शामिल है, खवातीन का रोल। I don't know. I have a big question mark on what they are saying because जो चीजें इस वक्त आ रही हैं उसमें तो एक तस्वीर ये भी आई है कि एक माँ और बच्ची जो है वो हिजाब पहन के नीचे जमीन पे बैठी हुई है और बाप और बेटा जो है वो सोफे पे बैठा हुआ है। अब ये तस्वीर क्या कर रही है? ऑपोजिट भी आई है ना, ऐसी भी आई है कि बच्चे, लड़का नीचे बैठा है और बेटी ऊपर बैठी है। वो कह रहे हैं कि हर तरह से खानदान में जैसे लोग बैठते हैं वो दिखाया है। देखिए, इस मुल्क के अंदर आप बहुत सारी चीजें कल्चर पे छोड़ देते हैं। देखिए, ये तो हमारा कल्चर है कि बच्ची जैसी बालिग हुई उसकी शादी करा। देखिए, हमने कल्चर को ना सिर्फ तब्दील करना है, हमने अपने बच्चों को फ्यूचर का सोचना है। 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी ना करवाना, आज तक पंजाब असेंबली वो कानून पास ही नहीं कर सका। बिल्कुल सही। पूरे मुल्क की तरफ सिंध असेंबली है जो ये पास कर चुकी है कानून, और पूरे मुल्क में नहीं। आप तो यही नहीं करा सके, तो कम से कम आप सबसे पहले ये तो कराए ना कि पूरे मुल्क के अंदर 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी नहीं होनी। पूरे पाकिस्तान। ठीक है शर्मिला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सर का आपका भी बहुत शुक्रिया। और शर्मिला साहिबा ने जाते जाते जो एक सवाल रेस किया, सवाल सबके जहन में तो आ रहा है कि अगर आपने एनओसी की ऑप्शन दे दी है और अगर आपने कहा है कि आप अपना कोर्स साथ पढ़ा सकते हैं, तो फिर यकसा निज़ाम तालीम है क्या? और अगर आपने कंटेंट डिसाइड कर दिया है यकसा निज़ाम तालीम का, तो फिर कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए प्राइवेट स्कूल्स को नीचे क्यों लाया गया? आप गवर्नमेंट स्कूल्स को लेवल अप करके क्यों नहीं लेकर बेहतर करते, ना कि आप प्राइवेट को नीचे लेके। और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो मदरसों के हवाले से था कि उन्होंने भी कोई खास चेंजेस नहीं लेगी और वो एक्सेप्टेंस भी नहीं लेके आए। तो ये भी एक है कि खान साहब ने कहा था कि मदरसा को भी हमें टच करना है, वो उतना कवर हो नहीं सकता। लेकिन एक बात ये ठीक है कि दे आर ओपन फॉर सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म्स एंड दे आर विलिंग टू मेक चेंजेस। आई होप कि कॉमन ग्राउंड मिल जाए जहां पर तमाम सेक्टर जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, बजाय इसके कि सिर्फ क्रिटिसिज्म की तरह ही लिया जाए और उसमें कुछ अच्छा ना किया जाए। हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर। हम बात कर रहे हैं सिंगल कुरिकुलम की, जो कि नेशनल सिंगल कुरिकुलम बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत से उस पर एतराज़ात भी हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिविटीज़ भी हैं, ये भी डिस्कस हो रही है। बहुत अच्छी चीज़ें आपको एनालिटिकल स्टडीज़ भी बताई गई हैं, आपको ये भी बताया गया कि आपने माशरे में कैसे मूव ऑन करना है। लेकिन साथ साथ ये जो बच्चों को बर्डन डाल दिया गया है इंग्लिश और उर्दू और उर्दू से इंग्लिश का, ये एक इशू है। और इसके साथ साथ ये भी कि थोड़ा स्टैंडर्ड के हवाले से बात की जा रही है कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम हो गया इनिशियली। बिल्कुल, ये भी खास बहुत से कंटेंट और कोर्स की चीज़ें हैं जो छोटी क्लासों में प्राइवेट स्कूल प्रेफर करते हैं बच्चों को पढ़ाना, जो अब कोर्स में बड़ी क्लासों में शामिल की गई हैं, तो वो कंसर्न्स भी रेज हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब ये बात होती है कि कुछ चीज़ें जो हम अक्सर बहस करते थे निसाब का हिस्सा होनी चाहिए, वो अब शामिल भी कर ली गई हैं। बच्चियों और बच्चों को लेकर गुड टच और बैड टच का कॉन्सेप्ट, बी सेफ, कैसे आपने अपनी इखलाकी बेहतरी करनी है वो भी, और कैसे आपने अपने आप को बचा कर रखना है वो भी, ये कोर्स का हिस्सा बन चुका है, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव बात है। इस पर हम बात करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर डिफरेंट हलकों में ये देखा ही होगा कि ज़ेरे बहस है ये यकसा निज़ाम तालीम, जिसके कंटेंट के ऊपर भी बहस हो रही है, वो कवर फोटो से लेकर हर तस्वीर तक। आप इसको कैसा देखते हैं, गवर्नमेंट का ये इकदाम, और क्या आपको लगता है इससे सोसाइटी में बेहतरी आएगी ओवरऑल? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं जो मुझे समझ में आई है। देखिए, एक ट्रेन है जो लाहौर से कराची जानी है, उस ट्रेन के अंदर किस्म के डब्बे हैं। एक सेकंड क्लास का डब्बा है जिसमें लकड़ी के फट्टे हैं, एक इंटर क्लास का है जिसमें फोम लगी हुई है, एक पार्लर है और एक बिल्कुल एयर कंडीशन कोच है। अच्छा, अब इन सारों के अंदर फैसिलिटीज़ डिफरेंट हैं और इन सारों के अंदर आसानियां मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात बड़ी कॉमन है कि वो ट्रेन एक ही वक्त में कराची में पहुंचेगी। अब मैं आपके अर्ज करता हूं, कैरिकुलम का मकसद ये है, एक चीज है सिलेबस, एक है कैरिकुलम। इन दोनों में बड़ा फर्क है, टेक्निकली ये समझने की जरूरत है। सिलेबस ये है कि एक्चुअल कंटेंट क्या है, पढ़ाना क्या है। अल्लामा इकबाल पे मजमून है, जोग्राफिया का ये सवाल है, ये वाली इक्वेशन है। लेकिन कैरिकुलम सिलेबस से एक बड़ी चीज है। कैरिकुलम ये है कि हमने पहुंचना कहां है, कैरिकुलम ये है कि हमने कराची जाना है। अच्छा, उस कराची जाने के लिए रस्ते में डिफरेंट तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल,
कैरिकुलम ने ये कॉम्पिटेंसी डिफाइन की है कि इस तालीम के इस लेवल को हासिल करने के बाद एक बाकिरदार इंसान बनना चाहिए। अब उस बाकिरदार इंसान बनने के लिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं वो ये हैं कि वो सच बोलता हो, वो किसी को धोखा ना देता हो, वो जो वादा करे वो पूरा करता हो, और वो बड़ों की इज्जत करता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अब ये जो 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को किस टेक्निक से सिखाना है, इसको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज कहते हैं। लिहाजा कैरिकुलम आपको ये नहीं बता रहा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या हो, कैरिकुलम ये बताता है कि एंड पे सारे लोग कराची पहुंच जाएं। यानी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक अंग्रेजी स्कूल 2 लाख फीस दे के पहुंचने वाला बच्चा, एंड के अंदर जो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो, वो ये कॉम्पिटेंसी डेवलप हो। ये कॉन्सेप्ट हुकूमत को पहले तमाम अवाम को समझाना चाहिए था। कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि एक गाड़ी के सारे डब्बे एक जैसे बना दें। अगर आप सारे 3rd क्लास डब्बे बना देंगे तो वो जो एयर कंडीशन गाड़ी में बैठने वाला है वो गाड़ी में बैठेगा ही नहीं, वो अपनी प्राइवेट कार में सफर करेगा। अगर आप सारे डब्बे एयर कंडीशन बना देंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो बेचारा मंजिल पे जाएगा ही नहीं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है समझना। कैरिकुलम आपको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के बारे में नहीं बताता कि एक्चुअल क्या एक्टिविटी करनी है, लेकिन आपको उस मंजिल पर पहुंचना सिखाता है। हम गलती बेटा हमसे ये हुई है कि जब इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आप करें तो ये कैरिकुलम की बच्चों से ज्यादा टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सुनिए, मैं बात खत्म कर लूं ताकि मैंने अगर ये कैरिकुलम मैं इस कैरिकुलम को का एक लफ्ज मैंने पढ़ा हुआ है। ये इंतहाई जबरदस्त किस्म का लैंडमार्क किस्म की बिगिनिंग है। ये बारिश का पहला कतरा है जो कि एजुकेशन के पर्पस को पूरा करेगा। अभी तक हम एजुकेशन के पर्पस को ये समझते हैं कि एजुकेशन अच्छी वो है जिसके जरिए से 1200 में से 1190 नंबर आ जाए, जबकि एजुकेशन ये है कि जिसके नतीजे में एक बाकिरदार, क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट आदमी इस माशरे के अंदर आए। तो मैं आखिरी बात, अच्छा इस सारे के लिए गलती सिर्फ ये है कि कैरिकुलम को नाफिज करने से पहले पूरे टीचर्स की ट्रेनिंग, जैसे पेरेंटिंग बच्चों की तरबियत का निजाम नहीं है, पेरेंटिंग पेरेंट्स की तरबियत का निजाम है। कैरिकुलम की ट्रेनिंग एक्चुअली टीचर्स की ट्रेनिंग है। लिहाजा हुकूमत को यह चाहिए था या चाहिए या अभी भी कर रही होगी कि पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो एयर कंडीशन डब्बे हैं, चाहे वो 1st क्लास डब्बे हैं, चाहे वो 2nd क्लास डब्बे, यानी चाहे वो बड़े बड़े स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल, इन सब की एक्सटेंसिव कैरिकुलम की टीचर्स को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, टीचरों को स्टैंडर्डाइज करने की फिक्र ना करें। टीचर्स को जब हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो ये सिंगल नेशनल कैरिकुलम बहुत जबरदस्त ब्रिलियंस प्रोड्यूस। बड़ी जबरदस्त बात आपने की है डॉक्टर साहब कि जिन्होंने पढ़ाना है उनको भी ट्रेनिंग की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि आपने कहा है कि करिकुलम आपने सारा देखा है, पढ़ा है, उसको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने देख लिए हैं, तो ये जो इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से जो इंग्लिश की शिफ्टिंग है और जो स्टैंडर्ड की बात की जा रही है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स का स्टैंडर्ड 4 क्लास में अच्छा था, उनको जो अब कोर्स दिया गया उसमें वो क्लास 2 वाले लेवल पे वो ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, वो बातें वो उनको दी गई हैं। इससे आपको नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम्स आएगी? जो आपने कहा कि बिजनेस क्लास डब्बे में शिफ्ट कर रहे थे वो लोग फिर नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमने तो नहीं पढ़ाना ये, क्योंकि ये तो सही नहीं है, स्टैंडर्ड वाइज नहीं सही उनके लिए। जी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल वही बात है कि अगर CAT कैट कहेंगे ना तो हमारी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, अगर बिल्ली कहेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड बहुत बुरा है। अगर हम ये कहेंगे ना कि बेटा आंटी को सलाम करो तो ये इसका मतलब है स्टैंडर्ड बहुत बुरा है। अगर कहेंगे शेक हैंड करो, बेटा आंटी से शेक हैंड करो, तो हमारे बच्चे की बहुत तरबियत हुई है। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना वो ये है कि हम वेस्ट से मरूब हैं, क्योंकि हम 100 पता नहीं कितने सौ साल तक उनकी गुलामी में रहे हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को अगर लाट साहब बनाएं तो हमें लगता है कि हमारे बच्चों की बहुत जबरदस्त तरबियत हो रही है। किसी जर्मन को ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी अरब को ये प्रॉब्लम नहीं है, हत्ता कि अभी का परसों का मुल्क अफगानिस्तान है, उसके वजीर आजम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी फारसी में और पश्तो में कर रहा है। हमें बड़ी मुसीबत है कि 10 बच्चे, जो 10 लोग सब बैठे उर्दू बोल रहे हैं और सारे कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। इसका ये वो गुलामी है जिसको निकालना हमारे ज़हन में बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया की कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये कहती है
कि सबसे जबरदस्त इबलाग और सबसे बड़ी ट्रेनिंग अपनी मादरी जबान में होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो फिर ये बर्डन बड़ों पर डालना चाहिए था ना, पहले अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को उर्दू कर देना चाहिए था, वो चाहे अदलिया का निज़ाम हो, वो चाहे असम्बली का हो, और वो चाहे ऑफिशियल सरकारी इदारों का हो। तो बच्चों पे बर्डन डालने के बजाय पहले बड़े लेवल से अगर शुरू कर लेते तो फिर उर्दू राइज भी हो जाती, फिर हम जर्मन, फ्रांस या अफगानिस्तान की मिसालें भी ना देते। अगर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश, तो फिर ये प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश खासी ज़्यादा अक्लेम्ड भी है और एक्सेप्टेबल भी होती है। खैर ये इश्यूज होते हैं। एनीवेज हम उम्मीद करेंगे ये तमाम जो क्रिटिसिज्म है इसको दूर किया जाएगा और इसको मजीद बेहतर किया जाएगा। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़िन, ख़ातीन जब आर्टिस्ट बनती हैं तो मुझे एक चीज़ लगती है कि कहीं ना कहीं उनको एक एक्स्ट्रा मार्क जो है वो नफासत का मिल जाता है कि कितने बेहतरीन वो अपना जो पर्सनल हुनर है वो भी अपने आर्ट में डाल देती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेल आर्टिस्ट जहाँ अपनी वर्सटाइल कलेक्शन के लिए या अपनी क्रिएटिव चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, वहीं पर फीमेल्स के पास ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो। डेफिनेटली जी। और ऐसी एक आर्टिस्ट मैक्रामे आर्टिस्ट हैं अफशीन अंजुम, जिन्होंने कायद आज़म की तस्वीर बनाई है धागे से और वो बहुत वायरल हुई है और यकीनन आपने भी देखी होगी और बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं उसको। इसके अलावा भी बहुत उन्होंने इसी हवाले से आर्ट जी बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। तो उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। जी अफशीन साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ा ज़बरदस्त पोर्ट्रेट कायद आज़म का धागे के ज़रिए आपने बनाया है। तो बताइएगा ज़रा इस हवाले से कि कहाँ से सीखा आपने इतना ज़बरदस्त काम? जी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया। सबसे पहले तो ये कि ये थोड़ा सा एक चल रहा है कि ये धागे से नहीं, ये रस्सी से बना हुआ है और ये एक काफ़ी जो मोटी रस्सी जिस तरह हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, ये अपनी चारपाइयों वगैरह बनाने के अंदर, ये इस टाइप की मोटाई की एक रस्सी है, उससे मैंने ये तैयार किया है। और ये मैंने सीखा, आप समझें कि सेल्फ टॉट है। एक मुझे शौक था, मैंने देखा था कई जगहों पर, जब पुराने वक्तों में हमारी नानी दादियाँ ये करती थी तो मुझे शुरू से मज़ा तो आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर मुझे कोई नहीं मिल सका, मैंने ढूंढा भी तो नहीं मिला। तो फिर मैंने खुद ही से कोशिश की और करते करते आज शुक्र है अल्लाह का कि इस मुकाम पे आ गई हूँ। और ये जो मकरामे का पोर्ट्रेट है, ये मैंने बेसिकली मकरामे की एक नॉट होती है वर्टिकल हाफ हिच, उसके ज़रिए ही कम्प्लीटली तैयार किया है मैंने। सही। अच्छा, इसमें जो कलर्स हैं डिफरेंट, कहीं ग्रे कहीं ब्लैक, ये भी उस रस्सी का कलर ही है ना? जी जी बिल्कुल। ये मैंने, आप समझिए कि एक जिस तरह एक वीविंग में हम शुरू करते हैं, पहले एक बेस थी रस्सी की, फिर उसके बाद मैंने ये ऑफ वाइट, ब्लैक एंड ग्रे रस्सी को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन और फिर इसको कंप्लीट थ्रू आउट रस्सी। ज़बरदस्त अफशीन, वाकई बड़ा ज़बरदस्त काम है ये। और आपने जिस तरह से कहा ना कि पुराने वक्तों में नानियाँ दादियाँ बनाती थी, तब ये वाकई हुनर बहुत ज़्यादा था। मेरे घर पे भी मैंने देखा है अपनी अम्मी को, खाला को ये बनाते हुए। उसके बाद ये कहीं चला गया आर्ट, ऐसे लगता है उस पर बात नहीं हुई, ज़्यादा काम नहीं हुआ। क्या वजह इसकी? आपको फिर कैसे ख्याल आ गया जब एक चीज़ ख़त्म हो गई दोबारा से शुरू किया आपने? देखिए, मसला ये है कि मुझे हमेशा से, मैं हर फॉर्म पे बोलती हूँ कि बहुत दुख होता है कि हमारे एशिया के अंदर हर आर्ट मौजूद थी, कई सदियों पहले से मौजूद थी। हम लोग का क्या मसला है कि हम हर चीज़ छोड़ देते हैं बीच में, एंड देन जब वो मॉडर्नाइज होकर वेस्ट से आती है तो हम बड़े फैसिनेट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या करते। तो ये भी यही हुआ, 70s में एकदम से ये बंद हुआ, फिर ये अब वेस्ट से जब मॉडर्नाइज होकर आया तो हम सब पीछे लग गए, जी वाह क्या हो गया ये काम। तो अब हमने जो है ये मकरामा अडॉप्ट करना शुरू किया। बहरहाल मुझे तो शौक था, मैंने 2014 में जब अपनी जॉब छोड़ी थी प्रोफेशनली, आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो जब मैंने जॉब, तो उसके बाद मेरे पास जब कुछ करने को नहीं था तो फिर से आई रिवर्ट बैक टू दिस हॉबी। और ये करते करते फिर 2018 में मुझे लगा कि अब मेरी स्किल इस तरह की हो गई है कि मैं कमर्शियली भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ चीज़ों को। तो देन आई स्टार्ट बिजनेस ऑनलाइन छोटा सा, और उसके अंदर फिर फंक्शनल एंड प्रोडक्टिव मैक्रामे प्रोडक्ट्स मैंने तैयार करना शुरू की। ये वाला जो पोर्ट्रेट है, ये स्पेसिफिकली एक मोटिवेशन थी मेरी कि मैंने देखा कि बाहर जितने भी लोगों को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, जो इंटरनेशनल मेरे टीचर्स भी हैं या मैक्रामे मैक्रो फेलोज हैं, वो बड़ी इस तरह की टेक्निक को अप्लाई कर रहे थे। हालांकि ये वहाँ पर भी अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है और 5 to 10% आप समझें कि लोग वहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे क्योंकि मकरामे में एक आता था मुझे हुनर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर इसको एडॉप्ट किया जाए और इसी टेक्निक से तैयार किया जाए। तो कायदे आज़म के अलावा कौन हो सकता था कि जिसका पहले पोर्ट्रेट तैयार किया जाता, तो आई जस्ट अटेम्प्ट दैट। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर आपको बड़ी तारीफ भी इस पर मिल रही है अफशीन। बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा प्रेशर होता है किसी ऐसे फेमस पर्सनालिटी एंड कायदे आज़म तो उनका पोर्ट्रेट बनाना और वो एग्जैक्ट बन जाए, क्योंकि फिर तनकीद भी बहुत आती है कि ज़रा सी भी कोई थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए। या तो आपको परेशानी, प्रॉब्लम्स हुई कि ये एक्यूरेट बनाना है मैंने जो?
जी बिल्कुल। आप यकीन जानिए कि जब मैंने ये स्टार्ट किया है तो मेरे पास प्रॉपर जो एक बाहर के लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं मैक्रामे की चीज़ें बनाने के लिए, पोर्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं फोटो को, मेरे पास नहीं था। मैंने जैसे एक हिट एंड ट्रायल मेथड किया, मैंने क्रॉस स्टिच का एक उठाया ग्राफ और उसके ऊपर ही स्टार्ट कर दिया। और आप यकीन जानिए कि मुझे बीच में प्रॉब्लम भी इतनी आई कि जब मैं कर रही थी तो बीच में से काफ़ी सारी रोज मिसिंग थी क्योंकि आई वाज यूजिंग अ फ्री सॉफ्टवेयर। तो मुझे फिर खुद से कैलकुलेट करके फोटो ग्रिड कैलकुलेट करके ये सारा काम आगे कंटिन्यू करना पड़ा। और जब तक कायदे आज़म की आंखें नहीं रेडी हो गई तब तक आप समझेंगे मुझे सांस नहीं आ रहा था कि बन लेकिन आपने ब्यूटीफुली इस चीज को, इस जॉब को निभाया है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं अभी भी दिन और रात, आप यकीन जानिए, ऐसी ही तस्वीर के आगे बैठ के इनको देखती रहती हूँ। और अल्लाह का नाम लेकर मैंने ये स्टार्ट किया था काम, और अल्लाह का शुक्र है कि ये काम कंप्लीट हो गया और मुझे उसमें इज्जत मिल रही है। जी, आपको इज्जत मिल रही है और वाकई आपका काम बहुत ज़बरदस्त था। अफशीन, आपका बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप मज़ीद ऐसी पोर्ट्रेट्स बनाएंगी, डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आएंगी और इस फील्ड में जो कि कहीं खो गई थी मैक्रामे आर्टिस्ट की, वो दोबारा से आपने रिवाइव किया और इसमें मज़ीद आप काम करेंगे। बिल्कुल, गुड लक फॉर दैट। और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और अबूज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।